हेलो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस क्या है। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम 4-5 एनालिसिस की बात करेंगे कि इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, देन मैनेजरियल फिजिबिलिटी और देन मार्केट एनालिसिस। अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है। देखो, जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमी की मतलब हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट को एनालाइज करने की बात कर रहे हैं अपने कोस्ट, अपने सेल्स के बिहाफ पर। कहते हैं जो ऑल ओवर हमारी इकोनॉमी है वो प्रॉफिट पर बेस्ड है। जो भी प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि क्या प्रोजेक्ट से होने वाले जो प्रॉफिट है उसकी कोस्ट से ज़्यादा है या नहीं है, और जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पर बेस्ड होता है। जैसे कि हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारा कैपेसिटी लेवल क्या है, हमारी एस्टिमेटेड सेल्स कैसी है, एस्टिमेटेड खर्चे कितने हैं, या हमें प्रॉफिट्स कितने होने वाले हैं। इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। तो जितना प्रॉफिट कमाने का जो हमारी जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनका मेन मोटिव होता है, और उस प्रॉफिट को तभी अर्न किया जाएगा जब सेल्स को एस्टिमेट किया जाएगा। तो हमारी जो फिजिबिलिटी एनालिसिस है उसको अगर हमने डिटरमाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुड्स की डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा, और गुड्स की डिमांड करने के लिए हमें उस पर होने वाले इफ़ेक्ट्स को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि उस पर आने वाली सोशल कॉस्ट या प्रॉफिट्स कितने आने वाले हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, सेविंग्स का क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, सारी चीज़ें हमारी इंडिया में ही अवेलेबल हो जाएगी, हमें आउटसाइड से रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमें ये एनालाइज करना है हम इंडस्ट्री का जो प्लेस होगा वो कहाँ पर मेज़र करना है, और इंडस्ट्री का जो प्लेस है कि जिस प्लेस पर आपने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, गवर्नमेंट वहाँ पर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स और कंसेशन को ध्यान में, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो हमें दिए जा रहे हैं स्पेसिफिक इंसेंटिव और कंसेशन, उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है। कोई भी इंडस्ट्री जब उस प्लेस पर इस्टेब्लिश हो जाती है तो टेक्निकली वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे बिज़नेस के ऊपर। तो टेक्निकली फिजिबिलिटी में अगर हमारी जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट हम वहाँ पर बना रहे हैं वो टेक्निकली अनफिजिबल है ड्यू टू द मैनी अदर रीजंस, लाइक रॉ मटेरियल वहाँ पर हमें हमारी इंडिया से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग जो प्लेस है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, प्रोडक्शन की प्रोसेस बहुत स्लो है, या जो हमने मशीन्स को सिलेक्ट किया है वो हमारी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, हमने बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, तो या फिर हमें इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है और आउटसाइड इंडिया भी हमें वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट वो अनफिजिबल है टेक्निकली। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेक्निकली फिजिबिलिटी में हमें ये मेज़र करना है कि टेक्निकली सारी इन्फॉर्मेशन उस इंडस्ट्रीज़ के पास है या नहीं, सारी चीज़ें हमारी इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या अदर रिसोर्सेज हमें बाहर से कैरी करने पड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है। तो ये हम बात करते हैं, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी है। थर्ड हम बात करते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। कैसे किसी भी प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल है या हम कहेंगे वो हाई पॉइंट पर जा रहा है, वो उसका मेन इवेल्युएशन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ में हमें ये देखना है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है और जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा काम किया हुआ है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में हम ये बात कर रहे हैं कि वो उससे हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट पता लग रही है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि उस प्रोजेक्ट पर कितनी कॉस्ट आने वाली है फिक्स्ड फॉर्म में, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब के ऊपर पैसा एक बार में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी अमाउंट है तो इनका बार बार हम उसका यूज़ करते हैं। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो बिज़नेस के नेचर, उसके स्केल, उसकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती हैं, और हम ये कहते हैं कि हमें इतनी फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, इंस्टॉलेशन पर कितना खर्चा होगा, इंजीनियर की फ़ीस कितनी होगी और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड पॉइंट आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो डेली रूटीन्स के जितने भी खर्चे होते हैं वो एक ऑपरेटिंग साइकिल हमें ध्यान में रखना होता है, और वो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे चलता है कि हमारे पास पहले कैश आया, कैश से वो रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया, रॉ मटेरियल से वो वर्क इन प्रोग्रेस में गया, देन फिनिश्ड गुड्स में, देन डेटर में कन्वर्ट हुआ, और डेटर से हमें जब वो पैसा रिसीव हो जाता है देन अगेन वो कैश। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है कि कैश से स्टार्ट होकर जब वो कैश भी आके रुकेगा तो हमारा वो ऑपरेटिंग साइकिल है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कच्चे माल को ख़रीदने, मजदूरी का भुगतान करने,
या अदर सोर्सेज जितने हैं उस पर हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। और वर्किंग कैपिटल से बिज़नेस में टाइमली पेमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारी गुडविल की जो क्रेडिट वर्थनेस है वो इंक्रीज़ होती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग। दो तरह के मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल होता है कि जो इंटरनली हम इंडस्ट्री से ले रहे हैं, जैसे कि ऑनर्स की कैपिटल से, इक्विटी से, डिपॉजिट से, ऑनर से, पार्टनरशिप से या प्रमोटर्स के लोन से, इस तरह से। एक्सटर्नल में आ गया हमारे रिश्तेदार हैं या हमने किसी से उधार ले लिया, बैंक से उधार ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उधार ले लिया, डिबेंचर से ले लिया, ये सब हमारे एक्सटर्नल में आ जाते हैं। फिर आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब एक ऐसा लेवल है जिस पर ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। कई बार हमारे इंडस्ट्रीज़ को कच्चे माल की कमी या ऊर्जा पूर्ति की जो सीमितता है आदि कारणों से हम उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। और कई बार उस लेवल को कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी हो जाती है लेकिन सेल नहीं हो पाती। इसलिए हमें एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करके रखना है ताकि हमें लॉस नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। देखो, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आप एक बैलेंस शीट बनाते हो कि एक तरफ एसेट्स और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो इससे उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लग जाता है कि कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कितना आपने खर्च कर दिया, कितना और रिक्वायरमेंट है आपको पैसे की। तो हमें लास्ट ईयर की बैलेंस शीट चेक करनी है, एक्सपेक्टेड बैलेंस शीट चेक करनी है, प्रपोज्ड एक्सटर्नल सोर्सेज चेक करने की कितने से पैसा लिया है, डेप्ट की रीपेमेंट हो गई है या नहीं, हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को भी चेक करना है। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजीरियल फीसिबिलिटी। देखो, मैनेजीरियल फीसिबिलिटी किसी भी इंडस्ट्रीज़ के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल को बिल्कुल डिफ़ाइन कर देती है। अगर आपके पास इनसफिशेंट स्टाफ है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहने वाला है। अगर सफिशेंट स्टाफ है, रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम है वो ही बहुत वीक है, तो प्रॉपर इवेल्युएशन ही होगी तब भी वो अनसक्सेसफुल का रीज़न रहेगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेप्ट है या इक्विटी है, उसमें कन्वर्जन हो रही है, और कंपनीज़ एक्ट 2013 में ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिनको बैंक या कंपनी से आप प्रमोट कर सकते हो। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट होती है वो किसी कंपनी के शेयर होल्डर के रूप में गवर्नमेंट्स के हित के लिए मनोनीत संचालक यानी कि नॉमिनेट जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर लेती है। तो एक एफिशिएंट मैनेजमेंट ही सक्सेसफुल रीजंस रहता है। फिर आता है मार्केट को एनालाइज करना। कहते हैं किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक जो एंटरप्रेन्योर है उसे उस गुड्स को मार्केट में उतारने से पहले, उसकी प्रोडक्शन करने से पहले मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वो ये देखेगा आपके जो स्पेसिफाइड जो कस्टमर्स हैं वो कौन होंगे, वो गुड्स कहाँ से आएगी, कब बेची जाएगी। जब तक सेल नहीं हो जाती प्रोडक्शन का कोई जो है औचित्य नहीं रहता। तो मार्केट को एनालाइज करने में आप किन किन बातों को ध्यान में रखोगे। पहली बात, कंजप्शन ट्रेंड्स क्या है, पास्ट और प्रेजेंट सप्लाई पोजीशन क्या रहेगी, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपटीशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या है। कहते हैं इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए हमें मार्केट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जो फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताते हैं। कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को बाज़ार को एनालाइज करने के साथ साथ बाज़ार क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है उसको भी एस्टिमेट करना ज़रूरी है। तो डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। और एक प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब उसकी फीसिबिलिटी रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाता है हर पहलू से। फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड थी, फिर चाहे वो टेक्निकल फीसिबिलिटी हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है आपका इंडिया, टेक्निकली सारी चीज़ें अवेलेबल हो पा रही है नहीं हो पा रही हैं। फाइनेंशियल फीसिबिलिटी यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग अलग सेक्टर्स में कितनी कितनी रहेगी क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। फोर्थ, हमने मैनेजरियल फीसिबिलिटी की बात करी कि जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है, सफिशेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अनसफिशेंट एम्प्लॉयज़ है, किस तरह से। लास्ट हमने बात करी कि मार्केट को एनालाइज करना है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आप मार्केट में इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो गया, ये स्वोट को अच्छी तरह एनालाइज कर लेते हो, तब हमारा प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल पॉइंट पर आ जाता है।
आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी एनी